आई गेस अब सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। ग्रेट सर, कहानी जहां कल छोड़ रखी थी वहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं, किधर और क्यों और कब और कैसे। जी सर। तो सर सबसे पहले ना, क्योंकि अभी अपना इनिशियल डेज है तो अपने को रिवीजन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम रिवीजन पे ध्यान दें तो सबसे पहले मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? ये सर पेंसिल नहीं सर, ओके चलो। तो आप लोग बताएंगे सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? ट्राई करो। बहुत बढ़िया, फाइनेंस का मैनेजमेंट, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। फाइनेंस का मतलब, अच्छा फाइनेंस का मतलब क्या होता है सर? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, ठीक है। पैसे के दो नेचर, क्या? इनफ्लो या आउटफ्लो। तो क्या मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब इनफ्लो का मैनेजमेंट, आउटफ्लो का मैनेजमेंट, इन दोनों के मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है सर, बहुत ज्यादा सिंपल था, यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे इनफ्लो की, तो पैसा आएगा कहां से? कैपिटल कहां से आएगा? तीन जगह अपन ने कल पढ़ी थी, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, उसकी बंदी, प्रेफरेंस और डिवेंचर, तीन जगह से पैसा आएगा, ठीक है। और जाएगा कहां पे? या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े खर्चे, या तो डेली के खर्चे, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, इन दो जगह पे आपके खर्चे जाने वाले। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद कैपेक्स और ओपेक्स, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने आपको बोला था सर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनवाऊंगा और सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था सर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। अब आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे वेरिएबल है या फिक्स्ड है? पर यूनिट फिक्स रहती है, क्या है ये? वेरिएबल, एक यूनिट के लिए फिक्स हो गया। हमेशा ये एग्जांपल याद रखना, एक रिमोट में कितनी बैटरी? दो रिमोट लगाऊंगा तो चार, तीन पे छह, चार पे आठ। पर कभी भी एक रिमोट में दो से ज्यादा बैटरी लग सकती है क्या? नहीं, ये हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है सर। टोटल में फिक्स है, ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल में फिक्स ही रहती है, एक पढ़ाओ, दो पढ़ाओ, तीन, जितने बच्चे पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी लगेगी ही लगेगी। अच्छा, अब ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ाता हूं सेम रहेगी पर यूनिट, या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ाता हूं वैसे टोटल में क्या रहेगी? फिक्स रहेगी या सेम? टोटल में सोचो, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ा रहा हूं, बढ़ेगी गिरेगी, क्या होगा? देखो, दो चीज समझना जरूरी है। जैसे अगर मैं जैसे यूनिट बढ़ा रहा हूं तो पर यूनिट तो गिरती चली जाएगी, अपन ने सीखा था, डिवाइड करके देख रहे थे, एक यूनिट गिरती चली जाएगी। और टोटल में क्या होगा? टोटल में तो फिक्स ही रहती है ना, एक बनाओ, दो बनाओ, 100 बनाओ, टोटल तो फिक्स ही रहेगा, वो तो कभी नहीं बदलता। ठीक है सर, ये भी अपना क्लियर हो गया। ओके चलो अब देखते हैं सर अगला वाला टॉपिक। अगला मैंने आपको बोला था वेरिएबल पढ़ लिया सर। जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाते हो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? बोलो। यूनिट्स हाँ बढ़ती चली जाती है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? चेंज होता है, क्या बढ़ती है? एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ती है, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया सर। सर इसके बाद मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिखाया था, ठीक है ओके चलो। अब मैंने आपको बताया सबसे पहला काम कंपनी का क्या होता है? सेल करना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेल करने के बाद कंपनी सबसे पहले क्या रिकवर करना चाहेगी? सबसे पहले वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। चलो एक और चीज आप लोग मुझे बताओगे, कंपनी क्या रिकवर करना चाहेगी? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना चाहेगी? ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचो। 1 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट का टाइम लो, बताओ क्या हमारी कंपनी सामान बेच दिया, ठीक है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना चाहेगी या टोटल वेरिएबल कॉस्ट? दिमाग लगाओ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, इस चीज को सोचने में बड़ा मजा आ जाएगा। बोलो 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 सर। इधर देखना, एक चीज दिखाऊं, मजा आएगा। देखो कौन सी? जब आप सामान बेचते हो तो क्या लिखते हो?
भैया हमने एक सामान 10 रुपया का बेचा और 100 सामान बेच दिए, ऐसे निकलता है आपका टोटल सेल। तो सर अगर सेल आपने टोटल लिया तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो टोटल लेना पड़ेगा। एक सामान को बनाने के लिए 4 रुपए लग गया, मैंने 100 सामान बनाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। अगर सेल टोटल तो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल। क्योंकि आप एक बात बताना, मैं जितने बच्चे यहां पढ़ा रहा हूं, क्या मैं प्रॉफिट एक एक बच्चे पे निकालूंगा या साल खत्म होने पे बोलूंगा टोटल कितना प्रॉफिट कमाया? टोटल निकालेंगे तो हमेशा टोटल पे ही काम बनता है अपना। कभी भी एक पे, कभी मैं बोलूंगा इस बच्चे को पढ़ा के 10 रुपया कमा लिया, या बोलूंगा जितने पढ़ाए उसके हिसाब से टोटल कितना कमाया। टोटल ही निकालते हैं अपन हमेशा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले अपन टोटल सेल लिखते हैं, टोटल सेल में से अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या बचता है? एक नया टर्म सीखा था, शाबाश, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब पता है यहां पे ना एक ऐसा रिश्ता है जो आपको समझ में नहीं आया और आपने समझा नहीं, पर समझ में आएगा। पूछो कैसे? पूछो कैसे? क्या मैं टोटल सेल को लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? क्योंकि सेलिंग प्राइस, अच्छा एक बात बताओ, क्या सेलिंग प्राइस भी हर यूनिट की सेम होती है? एक ये 10 रुपए में खरीद के लाया, 2 लाऊंगा तो कितने में लाऊंगा? 3 लाऊंगा तो? 4 लाऊंगा तो सेलिंग प्राइस भी फिक्स रहती है पर यूनिट? वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहती है क्या पर यूनिट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो फिक्स ही रहती है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आप बताओ? तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन को भी लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट? अब मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछता हूं, आप लोग यही देख के बताना, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 यूनिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? 1 यूनिट निकालने का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट। एक एक यूनिट का अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन भी एक एक यूनिट का आ जाएगा। यही चीज सिंपल बनी, हाँ या ना? किस किस को नहीं समझ में आया बताओ? यहां तक नहीं समझ में आया? चलो देखो, अभी आप एक काम करो, आपको नंबर ऑफ यूनिट सब में सेम दिख रहा है, ये लो, ये ले, गया, क्या बचा? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, क्या बच जाएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 यूनिट। क्योंकि अपन इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? नंबर ऑफ यूनिट से। 100 बेच दी, 100 बेच दी, 100 बेच दी, सबको 100 से ही मल्टीप्लाई करते तो 100 को साइड कर दिया मैंने एक बार, काम खत्म। क्लियर हो? ठीक है, अब क्या माइनस करूंगा? अब क्या माइनस करूं? वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब यार आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताने वाला, क्या मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी ऐसे लिख सकता हूं 1 यूनिट और ऐसे ऐसे करके? नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स रहती है टोटल में, वो 1 यूनिट के हिसाब से थोड़ी आती है। तो ये तो मेरे को टोटल ही लिखना पड़ेगा भाई, इसको नहीं लिख सकते टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब किस किस को लगता है अगला क्या निकलना चाहिए मेरे पास? प्रॉफिट। सबको पता है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, निकालेंगे EBIT या PBIT, जिसका नाम है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, या फिर इसको बोलते हो आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। काम खत्म। ऑनलाइन वाले बच्चों का हाल देखें कैसे हैं वो लोग। बढ़िया सर, मेरी शक्ल पसंद नहीं, क्या जवाब नहीं दे रहे बेटा? जवाब दे लियो। क्लियर? डन हो सर? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, पंगा किसी को यहां तक? नहीं सर, अपने को कोई भी पंगा, दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। डन 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 डन। अब देखते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सर अब यहां पे एक ऐसी चीज आने वाली है जो आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। चलो देखते हैं ऐसी क्या चीज है। भाइयों बहनों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ रखा 12th में। डिबेंचर को क्या देते हो? इंटरेस्ट। डिबेंचर वाले लोगों को इंटरेस्ट। प्रेफरेंस वालों को क्या देते हो? कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देते हो आप प्रेफरेंस का डिविडेंड। ठीक है, तो इक्विटी वालों को क्या देते हो यार? इक्विटी का डिविडेंड। अब देखते हैं, आपको खैर पता तो होगा
मेहरबान, कदरदान। सबसे पहले किस इंसान को पेमेंट करी जाती है तीनों में से? डिवेंचर। वाह यार, पता है आप लोगों को। फर्स्ट। अगला किसको पे करते हैं? प्रेफरेंस। पता है भाई। तो तीसरा किसको करेंगे? पता था इतना। लेकिन जैसे ही, अच्छा डिवेंचर में बता देता हूं, इनका नेचर समझना। डिवेंचर हो गया बाहर के मेहमान, ठीक है। इक्विटी हो गया अपने घर वाले, ठीक है। ये कौन हो गया? ये हो गया सर नाराज फूफा अपना, जो बोल मेरे को पहले चाहिए, मेहमान के बाद तो हमें ही देना है, या तो मेहमान से पहले ही दे दो, लेकिन इसको मेहमान के बाद देते हैं, नाराज हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे ही आप बाहर वालों को, मेहमान को पेमेंट कर दोगे, एक आदमी बीच में आएगा। कौन? भाइयों बहनों, हमें टैक्स की पेमेंट चाहिए। इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में है कमल का फूल। कौन है ये? मोदी जी। इनको क्या चाहिए? इनको टैक्स की पेमेंट चाहिए। तो सर अब कुछ ऐसा होगा कि आप लोग डिवेंचर के बाद टैक्स की पेमेंट करोगे। पहले इंटरेस्ट, फिर टैक्स, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। बस ये पेमेंट बनेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी तक आपने पढ़ रखा था, लेकिन आधा पढ़ रखा था, बीच में टैक्स आएगा अपना। क्लियर हो गया? लिख लो इस चीज को। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका, मैं बोलता हूं इसको प्यार से, पेमेंट स्केड्यूल। कब, किसको, कौन, कहां, कितनी पेमेंट करनी है, दिस इज नोन एज पेमेंट का स्केड्यूल। डन हो गया? समझ आया? समझ आया? डन? चलो, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो? चलो डन। अब सर ऊपर वाले से हम मस्ती करना स्टार्ट करेंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया, एकदम मस्त क्लियर हो गया सर। चलो भैया, अब क्या करेंगे अपन? ईबीआईटी आ गया तो भैया अब पेमेंट स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले किसको दें? डिवेंचर को इंटरेस्ट दे, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट टू डिवेंचर। अच्छा, एक बात समझना और समझाना सर, अगर ईबीआईटी में से आई दे दिया, क्या बचा? आई दे दिया, क्या बचा? ईबीटी। ईबीआईटी में से आई दे दिया, क्या बचा? ईबीटी, जिसको बोला जाता है क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स। काम खत्म यार। अब अगला कौन जाएगा? टैक्स। भाइयों बहनों, टैक्स दो गवर्नमेंट। अब बताओ, ईबीटी में से बी दे देंगे, क्या बचेगा? ईटी। लेकिन ईटी नाम की कोई चीज थोड़ी होती है, होती है ईटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये था अर्निंग बिफोर टैक्स, ये था आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। ले भाई, काम ही खत्म हो गया। डन? कोई पंगा नहीं। अब किसको पेमेंट देंगे सर? अब किसको देंगे? प्रेफरेंस वालों को। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यार अब तो सब पेमेंट दे दुआ दी, अब क्या बचना चाहिए? इक्विटी। लेकिन यहां नाम क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, क्या नाम आना चाहिए?
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो लिख दिया अपन ने ऊपर। अब क्या डाले, दिमाग लगाओ, सोचो, सब सोचो क्या लिख सकते हैं अपने मन से, कुछ भी कोई नया शब्द निकाल लो जो मन करे। हाँ बोलो। प्रॉफिट, ओनर का प्रॉफिट, चलो बात सही है, यहां तक बात सही लगी, मुझे सही लग रही है। इसी चीज को मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, ओनर का प्रॉफिट, बात सही है, मेरे को अच्छी लग रही है। और दिमाग लगाओ, इसी चीज को और थोड़ा इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। मैं लिखूंगा, मजा आ जाएगा। लेफ्ट ओवर नहीं, लेफ्ट ओवर नहीं, लेफ्ट बेटा जूठा खाना थोड़ी छोड़ रहे हो लेफ्ट ओवर। नहीं मैं बताता हूं, मैं जो लिखूंगा आपका ही पॉइंट है। आपने बोला ओनर का प्रॉफिट, अर्निंग अवेलेबल ओनर का टू इक्विटी शेयर होल्डर, ओनर टू ओनर का प्रॉफिट, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी वालों के पास कितना पैसा बच गया, बस काम खत्म। इसको बोला जाता है EATESH, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, काम खत्म। क्लियर? अब इसमें से क्या देंगे, इक्विटी डिविडेंड दे दिया। अच्छा सर यार आप तो बड़ा मजाक कर रहे हो, ये पैसा डिविडेंड इक्विटी वालों का था, उसमें से इक्विटी डिविडेंड दे दिया, अब क्या बचेगा। एक आदमी है, अभी मैं बता दूंगा, आप तुरंत आंसर दे दोगे। मैं हूं, मेरी मैडम है, मेरे को जितने मैंने 1000 रुपए कमाए, 10 रुपए मेरे को मिल गए, 990 किसके, किनके, मैडम के। इक्विटी की मैडम कौन, ये पैसा चला जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स के पास, जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है, काम खत्म हो गया। दैट्स इट, पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खत्म। क्लियर? आसान पड़ा, समझ आया, कहीं पे डाउट पड़ा? समझ आया। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट, डन है, परफेक्ट। तो सर वापस से बता दो, ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट, क्या बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या बचेगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, माइनस क्या करेंगे, इक्विटी डिविडेंड, क्या बच जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा अब आप लोगों का, मैंने कल बोला था सर आप लोगों का एक और भरम टूटेगा, आप लोग बोलते हो इक्विटी को क्या देते हैं हम लोग, इक्विटी डिविडेंड, लेकिन क्या ये पैसा भी तो इक्विटी का ही है ना, उसकी बंदी के पास आया गया तो उसी के घर में, तो इक्विटी वालों को नेट आप टोटल क्या देते हो बताओ, ये दोनों देते हो। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो पैसा था यही तो इक्विटी वालों का पैसा है, आप इक्विटी वालों को अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर देते हो, इसी में से तो टूट के ये दोनों निकले थे ना, तो मैं ये दोनों बोलूं या ये बोलूं, बात तो एक ही है। जैसे मान लो ये 100 रुपए था, 100 में से 20 आपने इक्विटी डिविडेंड बांट दिया, 80 रिजर्व में रख दिया। अब मैं आपको बोलूं कि इक्विटी वालों का ये दोनों है, या मैं बोलूं इक्विटी वालों का ये 100 रुपए है, बात तो एक ही पड़ी, बस काम खत्म। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपको 2 मिनट का टाइम है सर, इसको अच्छे से देख लो, निगरानी डाल लो, कहीं पे कोई दिक्कत आपको कंफ्यूजन पड़ी या नहीं पड़ी। अच्छा खासा टाइम है आपके पास। कंट्रीब्यूशन देखो, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब इतना होता है कि आपने अगर अपनी सेल से सिर्फ वेरिएबल खर्चा रिकवर कर लिया तो जो प्रॉफिट बचा, ये आपका सबसे पहला, जिसको अपन नहीं बोलते मोटा मोटी कितना सूखा प्रॉफिट अपन कमाने वाले हैं, वो होता है ये कंट्रीब्यूशन, कि भाई इतना तो कमा लेंगे, उसके बाद आप अपना खर्चा जो भी निकालना है वो निकालते रहो, ये होता है सूखा प्रॉफिट, इतना तो कमा ही लोगे। जैसे अब एक चीज समझो, बेसिक एग्जांपल लेता हूं, पता है मैं 10 का सामान कहीं से लेके आया, उसको 20 में बेच दिया, सूखा प्रॉफिट कितना हुआ,
10 रुपए का, बाकी खर्चे तो बाद में माइनस होंगे। सूखा प्रॉफिट कमाए ना 10 का, ये है वो सूखा प्रॉफिट। डन, चलो। आज यहां तक अपना काम खत्म। अब सर मैं आप लोगों को एक और ऐसी चीज बनवाना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बैलेंस शीट। आओ देखें और समझने की कोशिश करते हैं। सर बैलेंस शीट कभी बनाई है बचपन में? बनाई है। कैसे? ये टी शेप वाली बनाते थे क्या? चलो ऐसे बनाते थे। और क्या लिखते थे? चलो इस साइड एसेट लिखते थे, इस साइड क्या लिखते थे? लायबिलिटी। कैपिटल भी लिखते थे क्या इधर? लायबिलिटी प्लस कैपिटल साथ में यहां लिखा जाता था अपना। एक ये साइड हो गई, एक ये साइड होती थी, यही होता था बस इतना। चलो ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब बैलेंस शीट बनाने का मेरा तरीका, ठीक है? यहां पे आप लिखते थे ना इक्विटी और फिर उसके बाद नीचे लायबिलिटी लिखते थे, ठीक है? मैं अपने तरीके से आपको बैलेंस शीट बनवाता हूं। एसेट है, बहुत आसान बैलेंस शीट बनाऊंगा। क्या मैं एसेट को 2 टुकड़ों में तोड़ दूं? कौन से 2 टुकड़े होते हैं एसेट के? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट। शाबाश। एक फिक्स्ड, एक आपका करंट। चलो फिक्स्ड में ना बस 3 ही एसेट आएंगे। पूछो कौन कौन से? एक आपका बिल्डिंग, बड़े बड़े सारे। एक आपका बिल्डिंग, एक आपका इन्वेस्टमेंट, एक आपका प्लांट या मशीन। और बिल्डिंग के साथ साथ फर्नीचर भी डालना चाहो तो डाल दो। बस इतना ही, काम खत्म। सर मान लो कोई हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी आ जाएगा। सर फर्नीचर ले रखा है, वो भी आ जाएगा। सर लैंड, वो भी आ जाएगी बिल्डिंग में। मतलब ये सारी चीजें बेसिक आ जाती है। करंट में सिर्फ 3। कौन कौन सा? एक आपका डेटर, मेरा पैसा लेके भाग गया, मेरा सामान स्टॉक में फंस गया, और मेरे पास कैश या बैंक पड़ा रह गया। बस लो भैया तुम्हारी आधी बैलेंस शीट बनके तैयार। बस कितना आसान था? कोई दिक्कत लगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं गई। क्या आधी बैलेंस शीट तैयार है? तैयार है। चलो इसको लिख लो सर। इतना सही होता है सर, लोड ही नहीं लेने, एकदम हल्की हल्की। हेलो। क्लियर है सर? चलो आगे बढ़ते हैं। सर
इस साइड आप आते हो, अब कैपिटल लिखते हो। आ जाओ भैया, कैपिटल में क्या क्या लिखते हो? इक्विटी, उसकी बंदी, बहुत बढ़िया। और सर पता है इसका दोस्त भी आ जाता है, प्रेफरेंस। ठीक है सर, कैपिटल में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी ना, कौन कौन? इक्विटी और डिबेंचर, ठीक है। लेकिन पता है डिबेंचर है तो आपका कैपिटल, लेकिन उसको डिबेंचर में कैपिटल में लिखते नहीं, तो लिखते कहां है? नॉन करेंट लाइबिलिटी में। अब आपका लाइबिलिटी भी नॉन करेंट हो जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में खाली एक चीज लिखोगे, या तो डिबेंचर या उसका दोस्त और उसका भाई लोन। और करेंट लाइबिलिटी में जो इधर लिखा था ना उसका उल्टा, डेटर का उल्टा क्रेडिटर, स्टॉक का उल्टा होता नहीं, बैंक का उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट। काम खत्म। लो, इतनी ही बैलेंस शीट पढ़नी है अपने को, बैलेंस शीट खत्म हो गई बस। बताओ क्या कितने आसान तरीके से बैलेंस शीट कर लिया अपन ने? कुछ पता चला? नहीं पता चला, ये तो पढ़ा ही रखा था, इतना आसान है बस। बोलो सिमरन, तरन, क्लियर हुआ? कैसा? परफेक्ट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, डन हो? बहुत क्लियर, मस्त। पंगा, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं? चलो ग्रेट। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाता हूं। इनिशियली एक टॉपिक लेता हूं। आपका पीएनएल स्टेटमेंट खत्म? खत्म सर। आपका बैलेंस शीट खत्म? खत्म सर। वैसे अभी बैलेंस शीट में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, दो दो आइटम बचे हुए हैं, उल्टे पुल्टे ही हैं, लिख लेंगे। सर कई बार पता है क्या होता है, कोई आदमी मैं किसी से काम करवाता हूं, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आती, मैं बोलता हूं पेमेंट बाद में दूंगा, भाग जाए यहां से। वो क्या हुआ? मैंने किसी की पेमेंट नहीं दी, किसी का खर्चा मैंने रोक लिया, खर्चा नहीं दिया, मैंने बोला बाद में दूंगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या मेरे सर पे लाइबिलिटी है? मेरे सर पे बोझ है ना सर? मेरे सर पे बोझ है पेमेंट करने का, बाद में देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का उल्टा क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस जो भी बोल दो, प्रीपेड एक्सपेंस, वो इस साइड आ जाएगा, काम खत्म। अच्छा, अब अगर आपने बात एक्सपेंस की कर ली है तो इनकम की भी बात करते हैं। अगर मैं इनकम एडवांस में उठा के ले आया, एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, क्या होगा? अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी, क्योंकि सर आपने अभी तक काम किया नहीं और पैसा और उठा लिया किसी से, तो आपका अनअर्न्ड या एडवांस इनकम। और इसी का उल्टा क्या होता है? अक्रूड इनकम। सर काम कर लिया, पैसा नहीं दिया, मेरा एसेट है, मेरा अक्रूड इनकम, काम खत्म, दैट्स इट सर। ये लो, अब आपकी बैलेंस शीट पूरी तैयार हो गई, बस छोटा सा लिख लो बगल में। क्लियर सर? डन। चलो अब सर अपन आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। मैंने आपको पीएनएल बनाना सिखा दिया, ये दोनों साइड अपनी सेम होती है, टोटल सेम होता है। चलो पीएनएल बनाना सीख लिया, सीख लिया। बैलेंस शीट बनानी सीख ली सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर कभी आपने प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा है क्या, या सुना है कभी जिंदगी में? प्रेजेंट वैल्यू नहीं सुन रखा, चलो कोई बात नहीं, खतरनाक चीज है, अपन देखेंगे उसको आराम से, धीरे धीरे समझेंगे। अभी यहां तक अपना सारा कंसेप्ट हो गया। अब क्या अपन एक बार सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस देखेंगे? अपने पास सिलेबस क्या है? चलो अपने पास 15 मिनट का टाइम है, अपन सिलेबस देखते हैं, समझते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ है क्रोम? ये रहा, सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस। आ जाओ,
ये रहा मेरा चैप्टर। अरे बाप रे, तो बड़ा खतरनाक है सर। देखते हैं सर जी क्या ही पढ़ा रहा है। एफएम ये रहा अपना 40 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही चैप्टर जो मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू अभी बोल रहा था, जो मेरे मुंह से निकल गया, वो आपका पहला चैप्टर है टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे, होगा कुछ देखेंगे, देखी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता है अपना कैपिटल बजटिंग करके। कैपिटल बजटिंग पता है क्या है? याद करो सर, मैंने बोला था आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे कहां कहां? डेली में और बड़े खर्चों में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही है ये कैपिटल बजटिंग। कि बड़े खर्चों में, जैसे मान लो मुझे पता है बड़े खर्चे करने, बिल्डिंग लेनी है 50 लाख की, अब यहां पे लूं या फिर सर 56 के पास लूं या बंगाली स्क्वायर पे लूं, कहां लूं, वो डिसाइड करना, कैपिटल कहां लगाना है, बड़ा कैपिटल इज कैपिटल बजटिंग। चलो अगला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब सर एक बात बताना, किसी को पता है कॉस्ट का मतलब क्या होता है? दिमाग लो। कॉस्ट का मतलब किसी भी चीज को लाने के लिए जो आपको पैसा देना पड़ा वो कॉस्ट हो गई। मैं मान लो ये पेंसिल खरीद के लाया, 5,000 की पेंसिल है, ठीक है, एप्पल की पेंसिल 5,000 की आती है, तो इसकी कॉस्ट कितनी? 5,000। मान लो ये बॉटल लेके आया मैं 100 रुपए की, कितनी कॉस्ट इसकी? 100 रुपए। सर आप कैपिटल भी तो दूसरों से मांग के लाते हो ना, डिबेंचर, प्रेफरेंस और इक्विटी, है ना? आप बोलोगे सर इक्विटी तो मालिक का ही पैसा है। अरे मालिक और बिजनेस तो अलग है ना, अकाउंट्स में पढ़ा था। हाँ, तो बिजनेस के लिए तो तीनों पैसे मांगे हुए पैसे हैं। तो अगर आप पैसा मांग के ला रहे हो तो इस पैसे को लाने में भी आपकी कॉस्ट लगी होगी ना सर, वही पढ़ते हैं अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। और आपको बेसिक बता दो इसको, सर इक्विटी मांग के लाने के लिए, चलो इक्विटी छोड़ो, डिबेंचर मांग के लाने के लिए आपको सामने वाले को क्या देना पड़ा? आपने उससे डिबेंचर मांगा तो आपने उसको क्या दिया? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हो गया आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। प्रेफरेंस से आप प्रेफरेंस से पैसा लेके आए तो उनको क्या दिया? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। इक्विटी वालों से आप पैसा लाए, उनको आपने इक्विटी डिविडेंड दिया, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? इक्विटी डिविडेंड। बात खत्म, सिंपल। चलो ये हो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छा ये एक ऐसा तरीका है सर, आप एक बात बताना, एक कंपनी का काम है सेल करना और फिर ये करना और वो करना। पहला काम तो है सेल करना, दूसरा काम क्या है देखते हैं। दूसरा काम क्या है? चलो तरन बताओ, तरन बताओ, सिमरन बताओ, कंपनी का पहला काम अगर सामान बेचना है, दूसरा काम क्या है? प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट तो सेल का ही पार्ट है, माना प्रॉफिट अर्न करना। और बताओ, क्या मालिक को पैसा कमा के देना? बाकी लोगों को तो दे ही देते हैं, मालिक को पैसा कमा के देना, ज्यादा से ज्यादा पैसा, वही बिजनेस का काम है, ठीक है। मालिक को कौन सा पैसा मिल रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से देख के बताओ? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यही मिल रहा होता है मालिक को, है कि नहीं? मालिक को क्या मिल रहा होता है? मालिक को ये मिल रहा होता है कि नहीं? डन। चलो अच्छा, एक चीज अब आप लोग यहां पे बताना, मालिक को ये मिल रहा होता है, सर ये तो सारे मालिक को मिल रहा है ना, अपने को ऐसा नहीं लगता? आपको अपने को एक शेयर की कैलकुलेशन करनी चाहिए कि एक शेयर पे पैसा लगा के आपने कितना कमाया। सोचो, अब एक बात समझना, ये जो आप पैसा कमा रहे हो, क्या ये टोटल इक्विटी वाले का है? टोटल इक्विटी वालों का है? आपके पास 2 शेयर है, इसके पास 10 शेयर है, मेरे पास 50 शेयर है। आपको नहीं लगता सब लोग अपना अपना अर्निंग जानना चाहेंगे? मैंने कितना कमाया, उसने कितना कमाया, इसने कितना कमाया। तो आपको नहीं लगता अपने को ये पर शेयर निकाल के आना चाहिए? तो अपन अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और पता है आपका क्या आ जाता है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कभी पढ़ा था ईपीएस? ऐसे आता है ईपीएस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऐसे आपका ईपीएस निकल के आता है। तो अब एक बात बताओ, कंपनी का मेन काम है सेल करना, दूसरा काम क्या है? वेरी गुड, तरन ने सही बोला, ईपीएस।
दूसरा काम क्या है? अर्निंग कमाना, या मैं बोल सकता हूं कंपनी का दूसरा काम है ईपीएस कमाना। तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर में मतलब आप सिर्फ यही पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? कौन से वाले ऑप्शन में ईपीएस ज्यादा है, बस अपने को ईपीएस निकालना होता और कुछ नहीं करना होता। चलो डन। डिविडेंड, अब एक चीज देखते हैं, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? सर एक बात समझना, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब इक्विटी डिविडेंड की बात कर रहा है। सर आपने एक अर्निंग कमा ली, फॉर एग्जांपल मान लो 10 लाख। अब इस चैप्टर में अपने को समझना है कि मैं डिविडेंड दूं तो कितने का दूं या नहीं दूं। सर बताओ इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। सर अगर आपने डिविडेंड में बांट दिया तो इन्वेस्ट करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, तो इन्वेस्ट करने लायक कुछ नहीं बचेगा तो आपके शेयर का प्राइस ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अगर आपने सर डिविडेंड कम दिया तो सर आपके पास ज्यादा बच सकता है, आप ज्यादा उसको इन्वेस्ट करोगे, राइट? ठीक है, तो ये चैप्टर अपने को समझाएगा सर कितना डिविडेंड बांटू कितना नहीं बांटू। ठीक है, अब याद है मैंने आपको बोला था पैसे को दो जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बड़े खर्चे के लिए कैपिटल बजटिंग, दूसरा डेली खर्चे। डेली खर्चे कहाँ आएंगे? वर्किंग कैपिटल चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस, ये थ्योरी चैप्टर है, ये बेसिक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है आपका। लास्ट ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंसिंग डिसीजन, इसमें आप कॉस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, बस ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत लगी आपको? नहीं। अपन पता है अपन कल की क्लास से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। पूछो क्यों? क्योंकि सर आपको इसमें ईपीएस निकालनी है। ठीक है, अब बताओ क्या ईपीएस ऐसे निकलेगी प्रॉफिट एंड लॉस बना के? हाँ, ये तो आपने आज ही सीख लिया, खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया, खत्म, पहला चैप्टर खत्म। इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन दिया होगा ईपीएस निकालनी है, जिसकी ईपीएस बढ़ गया काम खत्म। कल अपन वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। बताओ कोई भी टफ लगा? और वो चैप्टर यकीन मानोगे 10 नंबर का आता है, 40 में से 10 नंबर का, इतना आसान चैप्टर। आपको खाली ईपीएस निकालिए और कुछ नहीं करना। तो क्या अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है? जरूरी है सर। तो इसको एक बार चेक कर लो, और इसमें और बैलेंस शीट में कोई भी डाउट लगे तो मेरे से पूछ लो। कल अपन बेसिक कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चेक कर लो, इसको आराम से पढ़ लो, देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद अपन समझेंगे। अच्छा सर, अपन एक काम करते हैं, वापस से लास्ट जाने से पहले एक बार पीएनएल स्टेटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पीएनएल स्टेटमेंट अपन बना रहे हैं। कंपनी का सबसे पहला काम बताओ, सेल। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट टोटल माइनस कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास, टोटल कंट्रीब्यूशन, और बताओ माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है सर, क्या बच जाएगा आपके पास, बोलो क्या, पीबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको पीबीआईटी भी जो बोलना चाहो वो बोल दो। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट कर देंगे, क्या बच जाएगा, ईबीटी, क्या माइनस कर देंगे, टैक्स, क्या बच जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, वेरी गुड, क्या बच जाएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, काम खत्म। अभी रुक जाना, यहां से दो चीजें टूटती है, पूछो क्या, अगर यहां से आप इक्विटी डिविडेंड माइनस कर दोगे ना तो आपके पास बच जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, लेकिन अपने को इतना नीचे जाना ही नहीं, अपन को इसी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपके पास ईपीएस, काम खत्म, दैट्स इट, डन। अब पता है मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज बताऊंगा जो आप बोलोगे सर ये कैसे होता है। सबको फिक्स्ड कॉस्ट का तो पता है ना, बचपन में भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। किसी को पता है टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? अरे बाप रे, इसकी भी तरह होती है क्या, सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं, वो तो कैपिटल थे। टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, एक है, दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, एक फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं बताऊं क्या सर, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई जो धंधा चलाने के लिए चाहिए, जैसे रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ये हो गए सारे ऑफिस के खर्चे, जो जिसको आप बोलोगे ऑफिस का एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वाले फिक्स्ड कॉस्ट। तो सर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई, ध्यान देना, आप डिवेंचर लेके आ रहे हो, उसको भी पक्का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते। ठीक है, प्रेफरेंस वालों को भी प्रेफरेंस पक्का देना ही पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते। क्या इक्विटी को पक्का इक्विटी देना है? नहीं, मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में आपकी आती है इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। तो फिक्स्ड कॉस्ट के भी दो टाइप होते थे, एक ऑपरेटिंग जो नॉर्मल अपन पढ़ रहे हैं, एक फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में दो ही आते हैं, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, बस काम खत्म सब। ये जानना जरूरी था अपने लिए। तो अब इधर देखना, आप पता है एक्चुअली लिख क्या रहे थे, आप यहां लिख रहे थे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और यहां माइनस कर रहे थे आप फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। टैक्स तो कुछ भी नहीं है, टैक्स कोई वो नहीं है, टैक्स को हटाओ, गोली मारो, क्योंकि टैक्स तो अपने को कंपलसरी देना पड़ रहा है, मेरी गलती नहीं है, सरकार बेचारी लूट रही मेरे से। Sir, I want to know about the offline class. Is it available in Delhi? नहीं तरन, ऑफलाइन क्लासेस आर करेंटली नॉट अवेलेबल इन दिल्ली। दिल्ली में कहां से हो आप? लक्ष्मी नगर? अच्छा, टैगोर गार्डन, टैगोर गार्डन ब्लू लाइन है ना, वेस्ट दिल्ली, ब्लू लाइन। आई एम फ्रॉम द्वारका। द्वारका क्या कहना झगड़ा आता है वहीं से। चलो ओके ओके सर, तो अपने वाला पार्ट खत्म। कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें निकालना क्या, ईपीएस निकालना बस। और पता है उसमें एक और चीज आसान कर दूं, बताऊं क्या, कुछ कुछ क्वेश्चन में पूरा बनाना रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में ईबीआईटी दे देगा, उसके बाद से बनाना रहेगा बस। लो मतलब ईबीआईटी दे देगा, ये ऊपर वाला काम ही नहीं करना मेरे को, खाली यहीं से शुरू करना है, नीचे हो गया। अब सिर्फ ईपीएस निकालना है। मान लो आपने दो चीज निकाली, एक में ईपीएस आ रहा है 10 रुपए, एक में आ रहा है ईपीएस 15 रुपए, कौन सा चूज करोगे? 10 वाला या 15 वाला? 15 ना, मालिक को जिसमें ज्यादा फायदा होगा वही चूज करेंगे। मालिक को 15 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 15 रुपए, काम खत्म, डन। चलो क्लियर है सर?
क्लियर। तो आप लोगों का यहां तक टॉपिक खत्म, बेसिक अपन ने देख लिया। कल पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको मेरे को पढ़ाने में 4-5 दिन लगेंगे, आराम से पढ़ेंगे अपन उसको धीरे, बस इजी, बहुत छोटे से चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर, 4-5 दिन में तो ऐसे खत्म हो जाएगा वो, हंसते खेलते, कोई लोड नहीं है। चलो परफेक्ट है सर। ओके सर, आप लोगों की क्लासेस आज यहाँ पे एंड हो रही हैं, कल मिलते हैं अपन, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय सर, टेक केयर। और यहाँ पे अपन रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे। सर एक बार पीएनएल स्टेटमेंट का रिवाइज करके आना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अपने को बैलेंस शीट का भी काम नहीं है इस चैप्टर में, खाली पीएनएल का काम है, तो इसलिए मैंने पीएनएल पहले ही पढ़ा दिया। पीएनएल पढ़ा दिया, अपना काम हो गया, दैट्स इट, डन। चलो परफेक्ट है सर जी। ओके सर, तो अपन हम मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ लेना इसको, नोट्स आप लोगों को सबने रजिस्टर कर लिया है ना? हाँ, या मतलब बाकी अभी, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोगों के पास है, आप लोगों ने लिख लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय बाय सर, बाय बाय, बाय बाय।